पिछले साल के आखिरी 6 महीने में रोज एक हेट स्पीच का मामला सामने आया। हेट स्पीच वो होते हैं जिसमें आम नागरिकों को एक दूसरे समुदाय के खिलाफ भड़काया जाता है और जहां मुसलमान हर बार निशाने पर था। कई मामले तो हिंसा में तब्दील हुए। योगी बाबा का आविष्कार बुलडोजर धड़ल्ले से मुसलमानों के मकानों और मस्जिदों पर चल रहे हैं। तो क्या भारत हिटलर के जर्मनी बनने की राह पर है और मुसलमान जर्मन के यहूदियों वाले अंजाम की ओर? आज करेंगे हेट स्पीच की पड़ताल। वीडियो के आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आदाब। द क्रेडिबल हिस्ट्री में आपका स्वागत है। मैं हूं इकबाल। कुछ चौंकाने वाले नए खुलासे हुए हैं। ये खुलासे बताते हैं कि एक मुसलमान होना हिंदुस्तान में और जोखिम भरा हो गया है। अमेरिका स्थित हिंदुत्व वॉच नाम के एक गैर सरकारी संगठन ने लंबी रिसर्च के बाद खुलासा किया कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच यानी नफरती बयान के मामले उरूस पर है। वहीं डीडीए ने यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण ने महरौली में 6 साल पुरानी मस्जिद गिराने और उसका मलबा रातों रात गायब करने के बाद एक नए कारनामे को अंजाम दिया है। उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में फंसे 31 लोगों की जान बचाकर हीरो बन जाने वाले रेड माइनर टीम के सदस्य वकील हसन के घर को अवैध बताकर जमींदोज कर दिया गया है। ये वही वकील हसन है जिन्हें तब नेशनल हीरो बताया गया था जब टनल में फंसे लोगों को बचाने में सारे आधुनिक औजार फेल हो गए थे। तब वकील हसन और उनके साथियों ने 41 लोगों की जान बचाई थी। वकील हसन दिल्ली के सोनिया विहार स्थित मकान में 2012 से रह रहे थे। इस मकान की रजिस्ट्री 1982 की थी। डीडीए के बुलडोजर 28 फरवरी को बिना किसी सूचना के आते हैं और मकान को अवैध बताकर तोड़ना शुरू करते हैं। वकील हसन और उनके साथी मुन्ना विरोध करते हैं तो पुलिस उन्हें उठा ले जाती है और रात को तब छोड़ती है जब पूरा मकान गिरा दिया जाता है। मायूस वकील हसन कहते हैं कि हमने सिलक्यारा सुरंग में 41 लोगों को बचाया और बदले में हमें ये मिला। उन्होंने बताया कि उनके जैसे कई मकान आसपास और हैं, लेकिन बुलडोजर सिर्फ उनके मकान पर चला। मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलने और जबान पर नफरत की आग दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं। हिंदुत्व वॉच की रिपोर्ट बताती है कि मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच के आंकड़े ऑल टाइम हाई है। सिर्फ 2023 में 668 मामले सामने आए, जिसमें से 498 मामले उन प्रदेशों में हुए जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यानी हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने वाली पार्टी। साल 2023 के आखिरी 6 महीने में ये आंकड़े हैरान करने वाली रफ्तार से बढ़े और इसके पीछे इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध का अहम रोल रहा। गाजा की सीमा से इसराइल में घुसकर हमास के लड़ाकों के हमले ने हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच का सैलाब ला दिया और उसके बाद इजराइल के गाजा पर हमले का जिस तरह से तब से लेकर आज तक कट्टर हिंदुत्व के सिपह सालारों ने समर्थन जारी रखा है, उसके जद में फिर से भारतीय मुसलमान घिरा हुआ है। अफसोसनाक मंजर है। दुनिया की बड़ी ताकतें शैतान इजराइल के जरिए फिलिस्तीन बच्चों और औरतों के कत्लेआम का न सिर्फ समर्थन कर रही है बल्कि कत्लो गारत का साजो सामान भी मुहैया करा रही है और अपना देश भी इसमें शामिल है। अडानी की कंपनी में बने हुए ड्रोन इजराइल को बेचे जा रहे हैं और उसको पहुंचाए जा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल मासूम फिलिस्तीनी बच्चों और औरतों पर किया जा रहा है। वहीं अपने देश में एक बड़ी नफरती जमात भी इसका जश्न मना रही है। नफरती बयानों यानी हेट स्पीच का आलम यह है कि संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश विधुड़ी चर्चा के दौरान बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुंवर दानी सनी के लिए आतंकवादी दलाल और कटुआ जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं और साथ ही धमकी देते हैं कि मुल्ले तुझे मैं बाहर देख लूंगा, और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। बस ये जो बयान था इसको संसद की कार्यवाही से हटा दिया जाता है और उल्टा भारतीय जनता पार्टी के कई अनुभवी सांसद कैमरे की जद में हंसते हुए नजर आते हैं। दानिश अली कहते हैं कि वो अपसेट हैं और हर्ट भी हुए, लेकिन शॉक्ड नहीं हुए। और होते भी कैसे? जो अपशब्द संसद के अंदर बोले गए वो गोदी मीडिया और नफरती भक्तों के जरिए इतने आम हो चुके हैं कि एक आम मुसलमान ने हैरान होना बंद कर दिया है। हिंदुत्व वॉच ने अपनी जांच पड़ताल में पाया कि जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है
तो हेट स्पीच की बौछारें बढ़ जाती हैं। आपको याद होगा कर्नाटक विधानसभा का चुनाव था तो हिजाब बैन का मुद्दा अचानक सुर्खियों में आ गया। महीनों तक कट्टर हिंदुत्व के बेलगाम पैदल सैनिक भगवा गमछे और हेलमेट नुमा पगड़ी में बवाल काटते रहे। राजस्थान में भी जब विधानसभा चुनाव हुए तो कन्हैया लाल की हत्या का पुराना मामला चिता की ठंडी हो चुकी राख से दोबारा जिंदा करके मंच पर ला दिया। पिछले 10 सालों में हर महीने कुछ न कुछ ऐसा होता रहा जब हेट स्पीच की जद में मुसलमान खड़ा न मिला हो। 2015 याद कीजिए, जब फ्रीज में बीफ की अफवाह को इतना भड़काया गया कि दादरी के बिसाड़ा गांव के निवासी मोहम्मद अखलाक को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला और बेटे दानिश को मारकर अधमरा कर दिया था, जबकि लैब रिपोर्ट में तथाकथित बीफ मटन पाया गया। इस मामले में भीड़ को भड़काने में भारतीय जनता पार्टी के ही एक सांसद की भूमिका सामने आई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और साथ ही आज के मुख्यमंत्री और तब के विपक्ष के प्रमुख चेहरे योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अखलाक पाकिस्तान गया था और उसके बाद से उसकी गतिविधियां बदल गई थी। मानी पाकिस्तान से आने के बाद वो बीफ अपने फ्रिज में रखकर खुलेआम उसका इस्तेमाल करने लगा था। ऐसे बयान देकर भीड़ के कारनामों को जस्टिफाई करने का चलन पुराना है। योगी जी का पूरा राजनीतिक उत्थान ही हेट स्पीच के जरिए ही हुआ है। लोकतंत्र में बुलडोजर संस्कृति के आविष्कारक भी वही हैं, जिसके निशाने पर 90% मुसलमान ही रहते हैं। नफरती बयानों को कड़ी में पीछे चलते हैं। 2022 में बीजेपी के विधायक राजा सिंह के बयान देखिए। उन्होंने ऐलान किया कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हजारों बुलडोजर और जेसीबी खरीद लिए हैं, वे अपने रास्ते पर हैं और चुनाव के बाद जिन लोगों ने योगी जी के खिलाफ वोट किया उनके क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और मुझे यकीन है कि आप जानते होंगे कि जेसीबी और बुलडोजर का उपयोग किस लिए किया जाता है। ऐसे अनगिनत मामले हैं जहां मुसलमान नफरती बयानों के जरिए भड़काई गई हिंसा के शिकार हुए। वो राजस्थान के अफराजुल की कहानी हो, जिसे शंभू रैगर ने कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला था, या फिर चलती ट्रेन में कपड़े और चेहरे से पहचान कर चुन चुनकर 4 लोगों को गोली मारने वाला आरपीएफ जवान चेतन सिंह हो, या फिर गाय की तस्करी का आरोप लगा जुनैद और नासिर को आग में जला डालने का आरोपी मोनू मानेसर हो। सब हेट स्पीच से प्रेरित थे। हेट स्पीच के जरिए आम हिंदू को मुसलमानों के खिलाफ उकसाने में प्रमुख मुद्दा बार बार सामने आता है, वो मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि और 4 शादी की है। जबकि सरकारी आंकड़े ही बताते हैं कि मुसलमान एक से ज्यादा शादी करने में बौद्धों से भी पीछे है और अपने हिंदू भाइयों के तकरीबन बराबर है। आप खुद गौर से देखिए, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। और रही बात मुसलमानों के 4 बीवी से 44 बच्चे पैदा करने की, तो यहां भी सरकारी आंकड़े ही रोज गलत जानकारी कॉन्फिडेंट के साथ देते व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के गुरुओं के मुंह पर जूते की तरह पड़ते हैं। ताजा आंकड़े बताते हैं कि 2001 में मुस्लिम महिलाओं के जरिए बच्चा पैदा करने का औसत 4.1 था और वहीं ये चमत्कारिक रूप से घटकर 2.4 हो गया है, जो राष्ट्रीय औसत 2.1 से थोड़ा सा ही ज्यादा है। ये गौर करने वाली बात है कि मुस्लिम समुदाय में ही सबसे ज्यादा जन्म दर की गिरावट देखी गई, वहीं हिंदू भाई के भी 2% के करीब है। कहने का मतलब ये है कि मुसलमान 50 साल में बहुसंख्यक हो जाएगा, जो आपको भी रोज सुनने को मिलता होगा। कोई कल्पना है और सिर्फ हेट स्पीच का एक टूल है जो आराम से कोई भी बोल देता है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है नफरतियों का। मुसलमान देश का दुश्मन है, ये बात हर आम हिंदू के दिमाग में कील की तरह हथौड़े से ठोक ठोक कर बैठाई गई है। लेकिन आप इतिहास को छोड़िए, जहां मुसलमानों के बलिदान की कहानियां भरी पड़ी हुई है। मैं देश के लिए विदेशी मुद्रा कमाने वाले कामगार तबके की बात करूं तो खाड़ी के अमीर मुस्लिम देशों में छोटे बड़े काम करके रियाल दरहम दिनार कमाकर उसे भारत के खजाने में भेजने वालों में सबसे बड़ा हिस्सा हिंदुस्तानी मुसलमानों का ही है। ये कोई गल्प नहीं है, आंकड़े बताते हैं, वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। यह सिलसिला आज भी रुका नहीं है। हिंदुत्ववाच की रिपोर्ट आगे बताती है कि साल 2023 के आखिरी 3 महीने में उन्मादी बयानों की तादाद में 75% का इजाफा हुआ है। तकरीबन हर दिन 1 या 2 हेट स्पीच की घटनाएं नोट की गई और मजेदार बात यह है कि ये ज्यादातर घटनाएं भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से ही है। सवाल यह है कि आखिर 80% बनाम 20% की गोलबंदी से हासिल क्या होगा?
यहाँ 80% यानी बहुसंख्यक हैं और 20% मुसलमान हैं। ये योगी जी का एक बहुत ही चर्चित बयान है। क्या सिर्फ एक चुनाव में जीत का लक्ष्य होता है इससे, या फिर कोई बड़ा उद्देश्य है? सत्ता, संसद और विधानसभा जैसे लोकतंत्र के जिम्मेदार सुतूनों से आते इतने सारे नफरती बयान और उससे प्रेरित होकर तैयार होती जाम्बियों की फौज क्या आरएसएस के हिंदू राष्ट्र के सपने को पूरा करने में सहयोगी होंगी? क्या इतिहास में एक भी ऐसी मिसाल है जहां एक समुदाय के खिलाफ दूसरे समुदाय को नफरत की खुराक दे कर देश तरक्की कर पाया हो? जवाब आपको ज्यादातर नहीं में मिलेगा। धार्मिक या नस्ली श्रेष्ठता के आधार पर खड़ा साम्राज्य एक दिन पतन के गर्त में समा ही जाता है। भले ही कुछ दिन, महीने, साल ऐसा लगता हो कि नफरत का खेल खेलने वाले जीत गए। तब के नाजी हो या आज का इजराइल, शुरू में सब जीतते दिखाई देते हैं, लेकिन आखिर में तिनके की तरह बिखर जाते हैं। हमारे देश में भी आरएसएस, जिसका ताना बाना हिटलर मुसोलिनी से उधार लिया हुआ है, उसने लंबा इंतजार किया। ब्रेना वॉश किए हुए स्वयंसेवक और प्रचारक हर सुबह जब हम सोए हुए होते थे, तब ये आसपास के पार्क और प्राइमरी स्कूलों में शाखा लगा वो नफरती फौज तैयार कर रहे थे, जो आज जमीन पर दिखाई देने लगी है। सत्ता ने सब कुछ बदला है। गहराई से देखें तो इनकी संविधान या लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं है, एक मजबूरी है, क्योंकि हमारे पुरखों ने इतने मजबूत स्तंभ हिंदुस्तान की जमीन पर खड़े किए हैं कि उन्हें इतनी आसानी से उखाड़ा नहीं जा सकता। लेकिन कोशिशें लगातार जारी हैं, जो आप नजर डालेंगे तो आसपास दिखाई देगी। मुसलमानों के लिए लगातार बढ़ाई जा रही नफरत और उसके ऊपर आते बीजेपी के बड़े छोटे नेताओं के नफरती बयान वैसे ही हैं जैसे नाजी काल की जर्मनी में यहूदी विरोध में होते थे। उसकी आड़ में सत्ता पर स्थायी रूप से कब्जा करने और लोकतंत्र को दफन करके तानाशाही निजाम कायम करना ही आखिरी मकसद था। तानाशाही और पूंजीपतियों का याराना भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था कितनी भी भ्रष्ट हो, लेकिन सत्ता परिवर्तन का भय उसे पूरी तरह से खून चूसने वाले उद्योगपतियों की गोद में उसे पूरी तरह बैठने नहीं देता। आम सरोकार की नीतियां बनाना और उसको लागू करना उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि आखिरकार जनता ही मालिक है, वही इन्हें चुनती है। लेकिन तानाशाही में ऐसी कोई बंदिश नहीं होती। इस व्यवस्था में जनता सिर्फ यूजलेस लोगों का एक समूह होती है। बीजेपी की मातृ संस्था आरएसएस को चुनाव नहीं चाहिए, न उसकी संविधान में कोई आस्था है। कुछ साल पहले तक तो उसे देश के झंडे में भी कोई आस्था नहीं थी। जब ज्यादा सवाल उठे तब जाकर नागपुर स्थित उसके हेडक्वार्टर पर 15 अगस्त को झंडा फहराया गया, तिरंगा झंडा। सारी कवायद जनता को किनारे कर सत्ता पर स्थायी रूप से कब्जे किए। न चुनाव होगा, न जनता का डर होगा, मनचाहे उद्योगपतियों की मोनोपोली होगी। उनसे मिले अनाप शनाप पैसे से आरएसएस की राजनीति विंग भारतीय जनता पार्टी उसके सपने हिंदू राष्ट्र की नींव रखेगी। वो सपना जिसमें मुसलमान नहीं होगा, और अगर होगा भी तो दोयम दर्जे का नागरिक होगा। हिंदू में भी ब्राह्मण सत्ता की कुंजी संभालेंगे। कहने का मतलब वही यूटोपिया जिसका सपना मनुस्मृति में दर्ज है। हाँ, आजादी का झोंका अभी महसूस करना शुरू कर चुकी औरतें भी फिर से दरवाजे के पीछे होंगी। वो सिर्फ हिंदू राष्ट्र के लिए खालिस आर्य नस्ल वाले बच्चे पैदा करेंगी, और इन सब की नींव मुसलमानों की नफरत की ईंट से रखी जा रही है, क्योंकि बिना स्थायी दुश्मन के राष्ट्रभक्ति नहीं जागती। आप गौर करें, देश का सबसे बड़ा दुश्मन कौन दिखाया जाता है? जवाब बिना सोचे समझे जबान पर आ जाएगा, पाकिस्तान और उसके जरिए मुसलमान। लेकिन हकीकत में जाएंगे तो चीन लगातार हमें घेर रहा है, हमारे पड़ोसी देशों को एक करके हमसे छीन रहा है। लेकिन उससे दुश्मनी करके वैसी किक नहीं मिलती जिस तरह से मुसलमान नाम के दुश्मन को सुनते ही रगों में खून खौलने लगता है। नफरती बयानों ने लोगों की इतनी दिमाग की धुलाई कर दी है कि राह चलते होने वाली छोटी मोटी तकरार भी धार्मिक रंग ले लेती है। देखने में लगता है कि अब तक जाम्बियों के सेनापति अपनी योजना में कामयाब रहे। यूट्यूब पर सर्च करें तो इतने डरावने वीडियो मिल जाते हैं जितने हिटलर काल में प्रोपेगेंडा मशीनरी भी तैयार नहीं कर पाती होगी। और ये तब है जब यूट्यूब दावा करता है कि वो हजारों वीडियो जो हेट स्पीच को बढ़ावा देते हैं उनको हटाता रहता है, और फेसबुक भी यही दावा करता है। लेकिन फिर भी हजारों की तादाद में ऐसे नफरती पेज मौजूद हैं, ऐसे नफरती चैनल मौजूद हैं जो दिन रात नफरत की फसल को खाद पानी दे रहे हैं।
तो अंजाम क्या होगा इस पूरी कवायद का? क्या आज के युग में जब सूचनाएं सेकंड भर में दुनिया भर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंच जाती हैं, तब एक और हिटलरी व्यवस्था बनाने का सपना पूरा होगा? क्या वाकई हिंदुस्तान का संविधान इतना कमजोर है कि कुछ चालाक उद्योगपति और कट्टर हिंदुत्व का चोला पहने सत्ता के शिकारियों से हार जाएगा? जवाब नहीं में है। अभी भी वोट की ताकत आम जनता के हाथ में है। दिखाई जरूर देता है कि एक रेडिकल ताकत एक के बाद एक किले फतह कर रही है, लेकिन इतना कुछ काला सफेद भी नहीं है। आज भी लड़ाई में बहुमत संविधान समर्थकों का है। हर चुनाव बताता है कि 60% जनता फासीवादी ताकत के खिलाफ रहती है। ये जरूर है कि ये 60-65% विरोधी बिखरे हुए हैं और जरूरत बस इनके इकट्ठा होने की है। और ऐसा हुआ भी है। जहां एकता हुई, ये नफरत का राग अलापने वाले चारों खाने चित्त हो गए। मुसलमानों के खिलाफ उतरा नफरत फैलाने वाला एक गिरोह दिखाई बड़ा जरूर देता है, क्योंकि मीडिया के सारे संसाधन पर सेठों के जरिए नफरतियों का कब्जा है। हम टीवी खोलते हैं, अखबार का पन्ना पलटते हैं तो इनकी ही खबरें दिखाई देती हैं। जहां हेट स्पीच के जरिए नफरत को जस्टिफाई करते चीखते एंकर और अखबार में कॉलम सजाते संपादक दिखाई देते। लेकिन यह भी सच है कि इनकी संख्या बहुत बड़ी नहीं है। बड़ी संख्या आम आदमी की है, जो इनके संगठित हमले से सहम कर खामोश है। उसे काम करना है, रोटी का जुगाड़ करना है, बच्चे पालने हैं, घर बनाना है। लेकिन वोट देते वक्त उसे एहसास दिलाने का काम विपक्ष के लोगों का है कि इन्हें हराया जा सकता है। जनता एकजुट हुई तो ये भागते नजर आएंगे। ये इतना बड़ा भी टास्क नहीं है। बस ये एहसास कमतरी को दूर करने का जिम्मा उन सच्चे लोगों के कंधे पर है, जिनके भरोसे पर आजादी के बाद हमारे पुरखों ने लोकतंत्र की नींव रखी और संविधान को अपनाया, संसद बनाई। ये जिम्मेदारी जितनी जल्दी उठा ली गई, उतना कम लड़ना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि रूस की तरह इंतजार करते रहें कि हमारी सेना में जब खतरा आएगा तब देखेंगे, और फिर जीत के लिए कितनी लाख जान कुर्बान करनी पड़ी, ये सब इतिहास में दर्ज है। तो सोचिए और समझिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही ईमानदार कोशिश करते रहें और आपके सामने रोज नए नए तथ्यों का खुलासा करते रहें, तो हमें आपकी मदद की जरूरत है। हम सीमित संसाधन में ये चैनल चला रहे हैं और हमें आपकी आर्थिक मदद की भी जरूरत है। आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, और बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।